आरएमसी मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि यह एक ऐसा मुकाम है जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। हालांकि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेताब था, और इसी वजह से उसने एक ऐसी किंवदंती का पालन करने का फैसला किया जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अभयारण्य में एक सुनहरा फल था जिसकी रक्षा एक अजगर कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि यह फल अमृता प्रदान करता है, और अजगर के साथ एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद आरएमसी उस सुनहरे फल तक पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह फल वास्तव में मौजूद था, और वह फल खाने की कोशिश करने से पहले एक सच्चे विजेता की तरह अजगर की लाश पर बैठ गया। उसे विश्वास था कि फल खाकर वह मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच जाएगा। आरएमसी का नाम गिल्फस एल्ड्रैगन था, और उसे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। दशकों बाद गिल्फस बूढ़ा हो गया है और वह मृत्युशैया पर है। वह अपने परिवार के सदस्यों से घिरा हुआ है, और उसके बगल में उसका सबसे बड़ा बेटा गिलियम बैठा है। गिल्फास देखता है कि उसका बेटा उदास दिख रहा है, और वह उसे अच्छा बनने के लिए कहता है कि उसका समय आ गया है। गिलियम इस बात से दुखी है कि वह अपने पिता को उसी तरह खोने वाला है जैसे उसने अपनी मां को खोया था। जैसे ही वह मरने वाला होता है, गिल्फास अमृता के फल के बारे में सोचता है, और उसे एहसास होता है कि यह तो बस बकवास थी। हालांकि उसे इस बात से तसल्ली मिलती है कि उसे पत्नी और बच्चे मिले। वह अपने बच्चों से कहता है कि उसने एक अच्छा जीवन जिया और उसे कोई पछतावा नहीं है। हालांकि अंदर ही अंदर यह एक झूठ था। गिल्फास को बस इस बात का अफसोस है कि उसके पास मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के लिए और समय नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और अचानक उसकी आंखें फिर से खुल जाती हैं। वह स्तब्ध रह जाता है और सोचता है कि सब कुछ अलग क्यों दिख रहा है। उसे लगता है कि उसका शरीर हल्का है, और जब वह चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके हाथ बच्चों जैसे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वह एक बच्चा है, और वह एक बच्चे के पालने में है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने पिछले जन्म में 10 सितारा था। गिल्फास इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसकी स्थिति सामान्य से कहीं ज्यादा है, और वह सोचने लगता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया होगा। अचानक उसे एहसास होता है कि उसने जो अमृता का फल खाया था, वह असल में अमृता का फल नहीं था। उस फल की शक्ति पुनर्जन्म थी, अमृता नहीं, जैसा कि उसे पहले से ही अंदाजा था। यह सुनकर वह मुस्कुरा उठता है, क्योंकि वह इसे एक बेहतर किस्मत मानता है। इसके साथ ही उसे विश्वास हो जाता है कि वह आखिरकार मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच सकता है। वह देखता है कि उसके आसपास और भी बच्चे हैं, और चूंकि वह एक अलग इमारत में है, उसे लगता है कि उसका एल्ड्रैगन परिवार में पुनर्जन्म हुआ होगा। हालांकि वह सोचने लगता है कि कमरे में इतने सारे बच्चे क्यों हैं। तभी नौकरानियां दूध की बोतलें लेकर कमरे में प्रवेश करती हैं। वे एक खाट में पहुंचते हैं और एक छोटे भूत को खाना खिलाने के लिए उठा लेते हैं। गिल्फास कमरे में एक भूत को देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि नौकरानियां क्या करने वाली हैं। भूत को लाल पदार्थ खिलाने के बाद भूत फट जाता है, और गिल्फास के चेहरे पर खून फैल जाता है। यह देखकर वह चौंक जाता है और डर के मारे उसके शरीर में रेंगने लगता है, क्योंकि वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि बोतल के अंदर क्या है। फिर नौकरानियां इसे थोड़ा पतला करने का फैसला करती हैं और बच्चों को देती रहती हैं। गिल्फास को जल्द ही एक नौकरानी पकड़ लेती है, जबकि वह अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि उन्होंने भूत को ऐसा क्या खिलाया था जिससे बोतल फट गई। वह साफ देख सकता है कि बोतल में दूध नहीं है, बल्कि जादू से भरपूर लग रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि नौकरानियां बच्चों को इतनी खतरनाक चीज खिला रही हैं। नौकरानी बोतल उसके मुंह में डालती है, और जब उसे बोतल के अंदर का स्वाद आता है तो गिल्फास को आखिरकार पता चलता है कि यह प्राचीन ड्रैगन का खून है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे बच्चों को ड्रैगन का खून पिलाने के लिए कितने पागल हैं। आखिरकार उसे समझ आता है कि उन्होंने उसे पतला करने की बात क्यों कही थी। वह उसे थूकने का फैसला करता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने थोड़ा सा निगल लिया है। हालांकि वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि थोड़ी मात्रा उसे नहीं मारेगी। वह देखता है कि दूसरे बच्चे भी उस पदार्थ को थूक रहे हैं, और सोचता है कि फटने से पहले यही उसके लिए सबसे अच्छा काम है। तभी उसे एहसास होता है कि शायद वह उसे थूक कर गलती कर रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर वह सारी जादुई शक्ति सोख लेता है तो वह अपने पिछले रूप को पीछे छोड़ सकता है, और अंततः मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अपनी पूरी क्षमता से स्थिति का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह बोतल में मौजूद सारा खून पी जाता है, और सबको यह दिखाने की ठान लेता है कि उन्हें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नौकरानी भी यह देखकर हैरान रह जाती है कि गिल्फास खुशी खुशी ड्रैगन का खून पी रहा है जो उसे पिलाया जा रहा है। नौकरानी भी खुश है कि चीजें उनके पक्ष में काम कर रही हैं। पूरी बोतल पीने के बाद उसे वापस उसके पालने में लिटा दिया जाता है, और उसे एहसास होता है कि बाकी बच्चे भी इस मुश्किल से बच गए हैं। एक आम बच्चे की तरह उसे भी अच्छा खाना खाने से नींद आने लगती है। 7 साल बाद गिल्फास को अभ्यास करते देखा जाता है।
एक हाथ से पुशअप करते हुए अपने पैरों पर एक पत्थर रखकर अपनी ताकत का परीक्षण करता है। पत्थर को दूर धकेलने से पहले वह 1000 पुशअप्स तक पहुंच जाता है। वह अपने भारी भरकम शरीर को देखता है और स्वीकार करता है कि उसे यह बहुत पसंद है। लगता है गिल्फास का नाम अब जेके एल्ड्रिजन है। जेके अपनी सारी ताकत का श्रेय उस ड्रैगन के खून को देता है जिसे उसने पिया था। ड्रैगन के खून में अपार शक्ति थी और यहां तक कि जिन शिशुओं ने थोड़ा सा खून पिया था उनके शरीर भी सामान्य मनुष्यों से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। अपने पिछले जन्म में पहले ही अवशोषित कर ली गई दिव्य ड्रैगन की असली स्रोत शक्ति की बदौलत जेके प्राचीन ड्रैगन की अनोखी शक्ति की हर बूंद को ग्रहण करने में सक्षम था। जेके एक ऐसे परिवर्तन से गुजरने में सक्षम था जिसने उसे खुद भी चौंका दिया। हालांकि जेके को पता चलता है कि वह अभी भी एक सितारा योद्धा है, जिससे वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम 4 सितारा होना चाहिए था। मूलतः एक तारा ही व्यक्ति की शक्ति का सच्चा स्रोत होता है, जो अपनी चरम सीमा तक संकुचित होता है। व्यक्ति अपने शरीर को एक ब्रह्मांड के रूप में देखता है और तारों को अपने भीतर गति करने देता है। लेकिन हर तारे के साथ कठिनाई बढ़ती जाती है क्योंकि जितने ज्यादा तारे उतनी ही ज्यादा शक्ति। और जेके अपने पिछले जन्म में 10 तारों के पद तक पहुंचने में कामयाब रहा, जिससे वह ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र व्यक्ति बन गया। जेके को एल ड्रैगन परिवार के वर्तमान मुखिया के बेटे के रूप में पैदा हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन वे एक नाजायज संतान है। उसकी मां पहले ही मर चुकी थी और उसके पिता ने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। जेके को यकीन नहीं हो रहा कि उसका पिता एक बेकार चीज है। जाहिर है, एक सहस्राब्दी बाद उसका पुनर्जन्म हुआ, जहां दुनिया कमजोरों के लिए ताकतवरों के हाथों मरने की जगह बन गई है। ड्रैगन की परीक्षा नामक एक अजीबोगरीब रस्म भी है। माना जाता है कि केवल खून पीकर जीवित बचे शिशुओं को ही एल ड्रैगन योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन जेके को किसी से एक भी प्रशिक्षण नहीं मिला है। वह नौकरानी से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन नौकरानी बस इतना ही जवाब देती है कि उसे कुछ कहने की आजादी नहीं है। जेके नौकरानी पर गुस्सा करता है और उसे याद दिलाता है कि जो लोग इस परीक्षा में पास हो जाते हैं उन्हें युद्ध प्रशिक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसके चारों ओर सिर्फ नौकरानियां ही हैं और एक भी प्रशिक्षक नजर नहीं आता। नौकरानी गुड़िया की तरह जेके से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वह मना कर देता है। दरअसल जेके खुद को संभाल सकता है क्योंकि उसका ध्यान युद्ध प्रशिक्षण से ज्यादा अपने शरीर को मजबूत बनाने पर है। जेके फिर नौकरानी से पूछता है कि क्या वह उसे मुख्य परिवार के दूसरे बच्चों के बारे में जानकारी दे सकती है, लेकिन नौकरानी उसे वही जवाब देती है, यानी उसे कुछ कहने की आजादी नहीं है। जेके जवाब पाने के लिए अपनी बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन नौकरानी अपना जवाब नहीं देती। जेके गुस्से में है क्योंकि वह सोच रहा है कि क्या नौकरानी बस यही कह सकती है। जेके फिर नौकरानी से पूछता है कि क्या वह घर पर दुर्व्यवहार के लिए आया है, लेकिन नौकरानी यह कहकर इसका खंडन करती है कि उन्हें उसकी निजी जरूरतों का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है। जेके को पता चलता है कि नौकरानी एक 3 सितारा लड़ाकू है और युद्ध प्रशिक्षण के लिए वह उसकी मदद करेगी। चूंकि नौकरानी मदद नहीं कर रही है, जेके तय करता है कि अब जंगल में जाने का समय आ गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह 3 साल से एक नौकरानी के साथ रह रहा है और उनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। जेके जवाब की उम्मीद करता है, लेकिन नौकरानी से उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जो अब उसे अनदेखा करती दिख रही है। जेके जंगल में जाता है और ढेर सारी जहरीली जड़ी बूटियां खा लेता है, जिनका स्वाद जाहिर तौर पर बहुत बुरा होता है। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वह इसे अपने प्रशिक्षण का हिस्सा मानता है। अचानक उसे एक धुंधला सा निशान दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा है। वह सोचता है कि कोई उसका पीछा क्यों कर रहा है और कुछ कहने के लिए क्यों नहीं आता। वह जो भी हो उसे अनदेखा कर देता है और जो उसके सामने आ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। अचानक वह अपने सामने एक गुस्सैल सुअर को देखता है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे चल रहे व्यक्ति से आ रही काली धुंध उसके पिछले जन्म में मौजूद ही नहीं थी, जिससे वह सोचने लगता है कि आखिर यह क्या है। फिर भी जेके सुअर के सामने आ जाता है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वह जेके की ओर दौड़ पड़ता है। जेके मुस्कुराता है जब उसे एहसास होता है कि सुअर का ध्यान उस पर है। जेके सुअर को आसानी से चकमा देने के लिए एकदम सही मुद्रा अपनाता है और जैसे ही सुअर बिल्कुल खुले में आ जाता है, जेके उसके पेट पर एक मुक्का मारता है। इससे सुअर के अंदरूनी हिस्से चकनाचूर हो जाते हैं और वह एक ही वार में ढेर हो जाता है। जेके इस बात से प्रभावित होता है कि उसके जो एक स्टार है, सिर्फ एक हल्के से थपकी से सुअर को मार गिराया गया। फिर जेके इस नतीजे पर पहुंचता है कि स्टार की गुणवत्ता मायने रखती है, मात्रा नहीं। जेके सुअर को पकड़ता है और उसे अपने कंधे पर रखकर घर वापस लौटता है। जेके बताता है कि वह अकेले रहकर थक चुका है और किसी रोमांचक यात्रा पर जाने की सोच रहा है। हालांकि उसे एहसास होता है कि समुद्र ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां वह जा सकता है, चाहे वह कहीं भी जाना चाहे। इस बीच जेके का पीछा कर रहा वह अजीब आदमी हैरान है कि उसने बिना किसी युद्ध प्रशिक्षण के सिर्फ एक मुक्का मारकर एक सुअर को मार गिराया। इसके अलावा उसे यकीन नहीं हो रहा कि
जेके को सचमुच पता चल गया कि वह छिपा हुआ है। वह जेके इस नतीजे पर पहुंचता है कि जेके कोई आम बच्चा नहीं है। चूंकि उसकी मां का बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था और उसके पिता को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह सोचता है कि जेके को उचित शिक्षा मिलना नामुमकिन है। हालांकि चूंकि वह परिवार के मुखिया का बच्चा है, इसलिए उसे भागने की इजाजत नहीं है और इसी वजह से उस पर नजर रखी जा रही है। इस अजीबोगरीब लड़के को एहसास होता है कि चीजें हर मोड़ पर दिलचस्प होती जा रही हैं। जेके घर लौटता है और देखता है कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। वह इन मेहमानों की ताकत को भांप सकता है और सोचता है कि आखिर वे उससे क्या चाहते हैं। वह उनकी बातचीत सुनने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है और जहां तक उसे अंदाजा होता है उनकी हत्या की कोई मंशा नहीं दिखती। फिर वह दरवाजा खोलता है और कमरे में कुछ आदमियों को देखता है और उनसे पूछता है कि वे क्यों आए हैं। वह देखता है कि उन आदमियों के कपड़ों पर एल ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ है। इससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और वह सोचता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। तभी वे लोग उसे बताते हैं कि वे उसे लेने आए हैं क्योंकि उसे एक परीक्षा देनी है। जेके यह सुनकर लगभग पागल हो जाता है क्योंकि किसी ने उसे किसी भी परीक्षा के बारे में नहीं बताया था। इसके तुरंत बाद जीके को मुख्य घर ले जाया जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह वहां से 1000 साल दूर रहने के बाद वापस आएगा। घर आए लोगों ने जीके को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई। पता चला कि उसे मुख्य घर में ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि ड्रैगन्स नेस्ट नामक अकादमी में पढ़ने के लिए लाया गया था। यह अकादमी एल ड्रैगन परिवार द्वारा स्थापित की गई थी और परिवार में पैदा होने वाला हर व्यक्ति इस अकादमी में दाखिला लेना चाहता है। लगता है कि 7 साल की उम्र में सभी को शिक्षा मिलती है और आज प्रवेश परीक्षा थी, लेकिन जीके ने तो कोई शिक्षा ही नहीं ली थी। हालांकि जीके के पास परीक्षा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि यह अनिवार्य है और इसीलिए उसे जंगल में जहां वह रहता है वहां से इतनी दूर लाया गया था। जेके हर चीज से निराश है और इस वजह से वह दर्द से अपना सिर झुका लेता है। जब दूसरे छात्र उसके पास से गुजर रहे होते हैं, उनमें से एक नीले बालों वाला लैंग्स उसके पास आता है। लैंग्स पुराने जमाने के गांव से है और वह जेके से पूछता है कि क्या वह ठीक है या किसी परेशानी में है। जेके उसकी तरफ मुड़ता है और वह रूखेपन से उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। लैंग्स एक डरपोक इंसान लगता है क्योंकि वह जेके से कहता है कि वह बस मदद करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वह परेशान लग रहा था। लैंग्स के इस रवैये से जेके चौंक जाता है। वह महसूस कर सकता है कि वह शर्मीला किस्म का है, लेकिन उसे लगता है कि उसके अंदर एक शक्ति दौड़ रही है। जेके अपने पैरों पर खड़ा होता है और रूखेपन के लिए माफी मांगता है। फिर वह अपना परिचय देता है और लैंग से कहता है कि वह बस इस बात को लेकर उलझन में है कि परिवार के मुखिया उनसे क्या करवाने की योजना बना रहे हैं। लैंग्स फिर जवाब देता है कि परीक्षा की विषय वस्तु साल दर साल नहीं बदलती। हालांकि जेके अपनी बात स्पष्ट करते हुए लैंग्स से कहता है कि उसे असल में नहीं पता कि परीक्षा क्या होती है। लैंग्स को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसके सामने वाले को उसकी बातों का जरा भी अंदाजा नहीं है। लैंग्स सोचता है कि जेके ठीक होगा या नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि परीक्षा के दौरान उसे किससे सामना करना पड़ेगा। फिर लैंग्स जेके को समझाने की जहमत उठाता है। जैसे ही वह समझाने ही वाला होता है, पीछे से बदमाशों का एक समूह प्रकट होता है और लैंग्स को बदमाश कहता है। जेके भी यह सुनकर चौंक जाता है कि कोई लैंग्स को बदमाश कह रहा है। बदमाशों के इस समूह का नेतृत्व रेटन नाम का एक आदमी करता है और वह भी एक पुराने जमाने के गांव से है। रेटन लैंग्स का मजाक उड़ाता है और उससे पूछता है कि उसके जैसा बेवकूफ परीक्षा देने क्यों आ रहा है, जबकि वह घर जाकर मौज मस्ती कर सकता है। लैंग्स फिर भी उसकी बात समझ नहीं पाता और जवाब देता है कि वह परीक्षा देने आया है, लेकिन इससे रेटन उस पर चिल्लाने लगता है। रेटन लैंग्स से कहता है कि वह एक घटिया इंसान है और उसके जैसा कोई कभी अकादमी में नहीं आ सकता। रेटन जेके पर हंसता रहता है क्योंकि जेके उसे याद दिलाता है कि उसके पिता एक नकली ड्रैगन है। जेके देखता है कि लैंग्स गुस्से में है क्योंकि वह देख सकता है कि उसने अपनी मुट्ठी भींच ली है। जाहिर है, एल ड्रैगन परिवार में एक पदानुक्रम है जिसे एक निरंकुश सम्राट द्वारा स्थापित किया जाता है। नए लोगों को छोटे ड्रैगन कहा जाता है, आम सैनिकों को युवा ड्रैगन कहा जाता है और कप्तान वर्ग वयस्क ड्रैगन होते हैं। सबसे ऊपर एल्डर्स या एग्जीक्यूटिव क्लास होते हैं और उन्हें एल्डर ड्रैगन कहा जाता है। हालांकि सबसे नीचे एक स्तर है जो कचरे के लिए आरक्षित है और उन्हें नकली ड्रैगन कहा जाता है। नकली ड्रैगन वे होते हैं जो ड्रैगन के घोंसले में प्रवेश करने में विफल रहते हैं या जो अकादमी से स्नातक नहीं हो पाते हैं। उन्हें मूल रूप से नकली कहा जाता है, लेकिन लैंग्स यह साबित करना चाहता है कि उसके जैसे लोग नकली नहीं हैं। जेके फिर बातचीत में शामिल होने का फैसला करता है और वह रेटन से पूछता है कि उसे कैसे पता कि लैंग्स कचरा है, जबकि उसने परीक्षा भी नहीं दी है। जेके के हस्तक्षेप से रेटन हैरान रह जाता है और उसे पूछता है कि वह कौन है और क्या उसे उससे कोई समस्या है। जेके जवाब देता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह बस यह जानना चाहता है कि रेटन को ऐसा क्यों लगता है कि यह असंभव है लैंग्स को अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए। रेटन जवाब देता है कि लैंग्स जैसे लोग कमजोर होते हैं। जेके यह सुनकर चौंक जाता है और रेटन को सीधे सीधे बताता है कि लैंग्स उससे और उसके घटिया गिरोह से ज्यादा ताकतवर है। रेटन को गुस्सा आता है और वह जेके से पूछता है कि क्या वह यह कह रहा है कि वे लैंग्स जैसे किसी से कमतर हैं।
इससे पहले कि पूरा मामला बिगड़े, एक परीक्षक आता है और छात्रों को बताता है कि प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है। वह आवेदकों से कहता है कि पंजीकरण के बाद उन्हें एक नंबर टैग चुनना होगा। रेटन जेके को इतनी घृणा से देखता है और वादा करता है कि वह उसका चेहरा याद रखेगा। जेके हैरान है कि रेटन पहले से ही नाराज है और वह सोचता है कि आजकल के युवा इतने गुस्सैल क्यों हैं। जेके की यह बात सुनकर लैंग्स हैरान रह जाता है, क्योंकि वे सभी एक ही उम्र के हैं। लैंग्स फिर कहता है कि अगर उन्हें कमजोर कहा जाए तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। जेके फिर पूछता है कि क्या परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन लैंग्स कहता है कि अगर उसे लगता है कि वह इसमें भाग लेने में असमर्थ है तो वह परीक्षा वापस ले सकता है। जेके को यह जानकर आश्चर्य होता है, लेकिन इससे लैंगिस को और भी यकीन हो जाता है कि जेके को कुछ नहीं पता। लैंगिस फिर जेके को सलाह देता है कि वह परीक्षा से हट जाए, क्योंकि परीक्षा के दौरान उसे चोट लग सकती है। जेके लैंगिस को बताता है कि उसका परीक्षा से हटने का कोई इरादा नहीं है। लैंगिस ये देखकर हैरान है कि जेके इतना आत्मविश्वासी है, जबकि उसे परीक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जेके फिर सुझाव देता है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही वे जल्दी से तैयारी कर लें। कुछ ही देर में सभी आवेदक इकट्ठा हो जाते हैं। परीक्षक उनके सामने खड़ा होकर उन्हें परीक्षा की बारीकियां बताता है। वह उन्हें बताता है कि परीक्षा पास करने के लिए उन्हें बस अपने सामने रखे पत्थर पर एक खरोंच लगानी है। हालांकि परीक्षकों द्वारा दिए गए हथियारों के अलावा किसी भी हथियार की अनुमति नहीं है। इसे दिलचस्प बनाने के लिए उन्हें अपने नंगे हाथों से तब तक इस्तेमाल करने की अनुमति है जब तक वे पत्थर पर खरोंच लगा सकें। परीक्षक फिर बताता है कि उन सभी के पास 3-3 प्रयास हैं, लेकिन जेके इसे कोई खास मुश्किल परीक्षा नहीं मानता। लैंगिस यह सुनकर डर जाता है और जेके सोचता है कि आखिर इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि उन्हें बस चट्टान पर खरोंच लगनी है। जेके को पहले से ही किसी अजीबोगरीब परीक्षा की उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें ड्रैगन का खून पिलाकर परीक्षा देनी पड़ रही थी। लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे जेके बेहद निराश हो गया। फिर परीक्षक ने परीक्षा शुरू करने का आदेश दिया। पहला आवेदक चट्टान के पास गया और पूरी ताकत से उस पर वार किया, लेकिन इससे उसकी तलवार टूट गई और एक तेज धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद लोग लगभग बहरे हो गए। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह चट्टान पर वार नहीं कर पाया। लड़का दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और परीक्षकों ने उससे पूछा कि क्या वह अपने बाकी 2 प्रयास करने को तैयार है, लेकिन उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह नहीं कर सका। उन्होंने इसे जब्ती घोषित कर दिया और उसे ले जाया गया। जेके ने देखा कि लैंगिस बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है और उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि परीक्षा आसान लग रही थी। फिर जेके ने लैंगिस से चट्टान के बारे में पूछा। लैंगिस ने बताया कि इस पत्थर को पुनर्जनन पत्थर कहा जाता है और यह किसी भी छोटी सी खरोंच को तुरंत ठीक कर सकता है। अगर इस पर जोरदार प्रहार किया जाए तो यह 100 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जेके ने निष्कर्ष निकाला कि यह पत्थर बहुत ही भयानक है। लैंगिस ने फिर बताया कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर ईथर स्रोत शक्ति का सही संचार हो तो उस पर खरोंच पड़ सकती है। अभी जो उसने सुना उससे जेके को पता चला कि यह मूल रूप से व्यक्ति के मार्शल आर्ट कौशल पर नहीं, बल्कि ईथर स्रोत शक्ति के सही संचालन पर निर्भर करता है। जेके प्रतिभागियों पर एक नजर डालता है और उसे पता चलता है कि ऐसे आवेदकों की संख्या काफी है जो परीक्षा पास कर सकते हैं। उसने देखा कि रेटन और उसके साथी भी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। वह जहां बैठा है वहां से वह आवेदकों को एक के बाद एक असफल होते हुए सुन सकता है, क्योंकि चट्टान पर खरोंच छोड़ने की कोशिश में उनके हाथ टूट गए हैं। कुछ ही देर में परीक्षक 315 नंबर पर कॉल करता है, जो जेके का नंबर है। लैंगिस को जेके की चिंता होती है और वह जेके से पीछे हटने का आग्रह करता है, लेकिन जेके उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक हो जाएगा। जेके आगे बढ़ता है और जैसे ही परीक्षक उस पर नजर डालता है, उसे जेके से आ रहा एक जबरदस्त दबाव और आभास होता है। जेके से हथियार चुनने के लिए कहा जाता है और जेके जवाब देता है कि उसे हथियार की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करने वाला है। परीक्षक उससे फिर पूछता है कि क्या वह सचमुच हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और वह हाँ कहता है और उस व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि उसकी मुट्ठियां ही काम करने के लिए काफी हैं। जब दूसरे छात्र यह सुनते हैं तो वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि वह सिर्फ अपनी मुट्ठियों से पत्थर पर खरोंच तक नहीं लगा पाएगा। लैंगिस को भी जेके पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे सचमुच लगता है कि उसके हाथ और मुट्ठियां फट सकती हैं। लैंगिस खुद को दोषी ठहराने लगता है, कहता है कि उसे जेके को परीक्षा में भाग लेने से रोकना चाहिए था। चूंकि जेके ने अपनी इच्छा तय कर ली है, परीक्षक उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। जेके चट्टान की जांच करता है और मानता है कि यह एक ऐसे खनिज से बनी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वह निष्कर्ष निकालता है कि यह 1000 साल बाद बनी है। उसे एहसास होता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसे अभी तक पता नहीं है, लेकिन वह उन सभी को विश्व में ले जाने का फैसला करता है। जेके खुद को शक्ति देता है, चट्टान पर मुक्का मारने के लिए तैयार। उसने जो शक्ति उत्पन्न की है उससे उसे लगता है कि यह चट्टान के साथ वह सब करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए जो वह चाहता है।
वह जिस तकनीक का उपयोग करना पसंद करता है उसे ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट तकनीक कहते हैं। जब वह चट्टान पर अपना हाथ मारता है तो उसके शरीर और हाथ के चारों ओर एक चमकीली पीली आभा बनती है। इससे चट्टान का ऊपरी हिस्सा चकनाचूर हो जाता है, जिससे तेज आवाज और धूल का गुबार उठता है। सभी हैरान हैं, लेकिन जब सब अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं, परीक्षक की आंखें खुली रहती हैं, मानो कोई बड़ी बात हो। जेके राहत की सांस लेता है, लेकिन गौर करता है कि उसकी उम्र के हिसाब से यह तकनीक थोड़ी ज्यादा है। वह अपने हाथ की जांच करता है कि उसमें से खून बह रहा है और उसकी वर्दी भी फटी हुई है। पत्थर तोड़ने के लिए खुद की तारीफ करने के बजाय जेके यह निष्कर्ष निकालता है कि उसकी ट्रेनिंग काफी नहीं है। दूसरा, उसके छात्र यह सोचकर हैरान रह जाते हैं कि उसने यह कैसे किया। दूसरी ओर रेटिन इस बात से नाराज है कि जेके पत्थर को तोड़ पाया। लैंगिस अपना जबड़ा जमीन से उठा लेता है, क्योंकि जेके ही वह आखिरी व्यक्ति है जिससे उसे परीक्षा पास होने की उम्मीद है। परीक्षक भी जो उसने अभी देखा उसे असंभव मानता है, क्योंकि केवल 4 सितारा या उससे ऊपर का रैंक वाला ही पुनर्जनन पत्थर तोड़ सकता था। चूंकि जेके एक नाजायज संतान है, परीक्षक सोचता है कि क्या उसे किसी तरह घर की शक्तियां विरासत में मिली हैं। परीक्षक को यह भी पता चलता है कि उसने जेके द्वारा इस्तेमाल की गई चाल कहीं और देखी है। जेके फिर परीक्षक के पास जाता है और उससे पूछता है कि परीक्षा में उसका प्रदर्शन कैसा रहा। परीक्षक उसे बताता है कि वह पास हो गया है और उसे एक बोतल दी जाती है जिसमें एक हरा पदार्थ होता है। जेके जूनियर परीक्षक से बोतल में क्या है इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे घृणा से घूरता है और उसे दूर हटने के लिए कहता है। जेके बस यही मानता है कि वह बोतल परीक्षा पास करने का इनाम है। जेके अपने नए दोस्त के पास लौटता है और लैंगिस उसकी तारीफ करता है कि वह कितना अद्भुत था। जेके फिर लैंगिस से बोतल के बारे में पूछता है और वह बताता है कि यह एक उपचारक औषधि है। यह सुनकर जेके उलझन में पड़ जाता है और लैंगिस बताता है कि यह एक सामान्य श्रेणी की उपचारक औषधि है। जेके एक बार फिर जांचता है और पाता है कि यह पदार्थ जहरीला नहीं लग रहा है। वह सोचने लगता है कि क्या यह उपचारक औषधि वास्तव में कोई अमृत हो सकती है। जाहिर है, अमृत एक ऐसी औषधि है जो बहुत ही दुर्लभ सामग्रियों से बनाई जाती है और इसे उन जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है जो केवल गुप्त लोकों में ही उगती हैं। इसके अलावा इसमें दिव्य और प्रेत प्राणियों के शुद्ध अमृत के अंश भी मिलाए जाते हैं। इस अमृत को पीने से पुराने और हाल के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। साथ ही यह व्यक्ति के ईथर को भी बढ़ाता है। हालांकि इस अमृत को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अवयव बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यही कारण है कि यह बाजार में कम ही दिखाई देता है। जेके फिर हीलिंग पोशन पीता है और जैसी उम्मीद थी उसकी फटी हुई बाहें ठीक हो जाती हैं। जेके दंग रह जाता है और उसे एहसास होता है कि हीलिंग पोशन असल में एक अमृत है। लैंगिस फिर कहता है कि उसे नहीं पता कि अमृत क्या होता है, लेकिन एल ड्रैगन हीलिंग पोशन दुकानों से मिलने वाले पोशन से कहीं बेहतर है। लैंगिस इसे एक सामान्य बात मानता है, जबकि जेके पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। हालांकि वह देखता है कि अमृत पीने जैसा कोई ईथर उछाल नहीं है। लैंगिस फिर जेके से कहता है कि वह काफी प्रभावशाली है, लेकिन जेके को इस पर विश्वास नहीं होता। जेके बोतल की जांच करता है और उसे पता चलता है कि यह असल में वही है जो मानव ज्ञान एक सहस्राब्दी से भी ज्यादा समय से बना रहा है। लैंगिस फिर जेके को याद दिलाता है कि वह बहुत ताकतवर है और जेके जवाब देता है कि उसका लक्ष्य सबसे ताकतवर बनना है, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। रेटन और उसके गुंडों का गिरोह जल्द ही अपनी परीक्षा देने के लिए आगे आता है और वे सभी पास हो जाते हैं। जेके को इस बात से कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि वे पास हो जाएंगे। आखिरकार आवेदक 414 को बुलाया जाता है और वह लैंगिस निकलता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जेके देखता है कि लैंगिस घबराया हुआ है और वह उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक हो जाएगा। लैंगिस पलटकर जेके से कहता है कि वह अपनी हदें इतनी ऊंची न करे। जब लैंगिस परीक्षण स्थल पर पहुंचता है तो वह एक तलवार उठाता है, जिससे जेके को आश्चर्य होता है कि वह आदमी असल में क्या कर रहा है। लैंगिस एक गहरी सांस लेता है और चट्टान पर अपनी तलवार से वार करता है। हालांकि उसे कोई खरोंच तक नहीं आती और वह गिर भी जाता है। हमेशा की तरह परीक्षक उसे बताता है कि उसके पास 2 और परीक्षाएं हैं। फिर लैंगिस फिर से कोशिश करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, यह सोचते हुए कि क्या वह भी फेल होने वाला है, जैसा कि उसके गुंडों ने उसे बताया था। जैसी कि उम्मीद थी, रेटन और बाकी लोग उस पर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि आधे अजगर का बच्चा हमेशा आधा अजगर ही रहेगा। वे उसे हार मानने के लिए कहते हैं और जेके को याद दिलाते हैं कि उसने पहले कहा था कि लैंगिस जैसा कमजोर इंसान उनसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद परीक्षक लैंगिस से कहता है कि उसके पास बस एक और कोशिश है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह फिर से कोशिश करना चाहता है, और लैंगिस हकलाने लगता है, क्योंकि वह पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। तभी अंधेरे से जेके की आवाज आती है, जो उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। लैंगिस उलझन में पलट जाता है और जेके उसे तलवार की बजाय भाले का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। लैंगिस अभी भी उलझन में है और जेके कहता है कि वह जो कह रहा है वही सच है। जेके लैंगिस को ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने के लिए डांटता है जो उसे शोभा नहीं देता।
जेके उसे यकीन दिलाता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तलवार से चट्टान में सेंध नहीं लगा पाएगा। रेटन और उसके दोस्त जेके पर फिर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लैंगिस को बचपन से ही तलवार चलाना सिखाया गया था और उसने कभी भाला चलाना नहीं सीखा। साथ ही उन्हें लगता है कि अगर लैंगिस हथियार भी बदल ले तो भी वह अपनी दयनीय स्थिति में ही रहेगा। जेके फिर परीक्षक से पूछता है कि क्या उन्हें परीक्षा के बीच में हथियार बदलने की अनुमति है। परीक्षक जेके को आश्वस्त करता है कि ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है। जेके लैंगिस की ओर मुस्कुराता है और नमस्ते कहता है। मुझे लगता है कि वह आगे बढ़कर भाला इस्तेमाल करने के लिए आजाद है। जेके एक सच्चे प्रेरक वक्ता की तरह खड़ा है और लैंगिस से पूछ रहा है कि क्या वह एक हारे हुए व्यक्ति की तरह जाने के लिए तैयार है, लेकिन लैंगिस मना कर देता है। लैंगिस फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है और जेके से कहता है कि वह उसकी सलाह मानेगा और भाला इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। जाहिर है, लैंगिस के पिता को ड्रैगन के घोंसले में जाने की इजाजत नहीं थी और वह हमेशा मजाक का पात्र बनता था। इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और उसने अपने बेटे का पालन पोषण अच्छी तरह से किया। अपने पिता द्वारा उसके लिए किए गए हर काम की बदौलत लैंगिस यह साबित करने को तैयार है कि वह नकली नहीं है। उसे जेके की यह बात याद है कि वह तलवार चाहे जितनी भी बार इस्तेमाल करे, उसे हमेशा एक ही नतीजा मिलेगा। वह जेके को ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन वह उस पर विश्वास करने का फैसला कर रहा है। हालांकि उसे नहीं पता कि उसे भाला कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और जेके उसे सीधे भाला चलाने के लिए कहता है। वह उससे आग्रह करता है कि वह ज्यादा सोचे नहीं और बस कर दे। लैंगिस जानता है कि पहली बार भाला चलाने वाले के लिए पुनर्जनन पत्थर पर सीधे वार करके उसे नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है, लेकिन अगर वह कोशिश न करे तो उसे कभी यकीन नहीं होगा। हालांकि उसकी मुलाकात अभी अभी जेके से हुई है, फिर भी वह उस पर भरोसा करने का फैसला कर रहा है। चूंकि जेके उस पर विश्वास करता है, इसलिए वह भी ऐसा ही करना चाहता है। लैंगिस अपनी जगह पर खड़ा होता है और उसे पता चलता है कि उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली ईथ स्रोत ऊर्जा असल में उस समय से अलग है जब वह तलवार पकड़े हुए था। लैंगिस पत्थर की ओर दौड़ता है और उस पर वार करता है, जिससे एक जोरदार शॉकवेव निकलती है। रेटन और उसके गुंडों का गिरोह हंसने लगता है और कहता है कि लैंगिस के हथियार बदलने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि लैंगिस ऐसा कर सकता था। ये देखकर वे चौंक जाते हैं और परीक्षक को भी यकीन नहीं होता कि लैंगिस ने सचमुच भाले से पत्थर को भेद दिया। जेके को लैंगिस पर गर्व होता है और वह उसके लिए ताली बजाता है। जब परीक्षक अपनी किताब में दर्ज करता है कि उसने परीक्षा पास कर ली है, तो लैंगिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लैंगिस को दोबारा पुष्टि के लिए पूछना पड़ता है, लेकिन जेके उसे पीछे से गले लगा लेता है और यकीन दिलाता है कि उसने वाकई ऐसा किया है। आंखों में आंसू और खुशी के साथ वह जेके को गले लगा लेता है। रेटन और उसके लड़के यह मानने को तैयार नहीं हैं कि लैंगिस ने वाकई परीक्षा पास कर ली है और वे सब इसे किस्मत का खेल मानते हैं। फिर परीक्षक जोर से चिल्लाता है और आवेदकों को बताता है कि परीक्षा खत्म हो गई है और अब प्रवेश समारोह है। जब जेके ये सुनता है तो वह हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि पत्थर को खरोंचना ही एकमात्र परीक्षा है जो उनसे करवाई जाएगी। लैंगिस फिर जेके से कहता है कि अकादमी में प्रवेश के बाद शायद एक और परीक्षा हो। जेके फिर लैंगिस से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वे पहले ही परीक्षा पास कर चुके हैं, और लैंगिस बताता है कि एल ड्रैगन परिवार के मुखिया प्रतिभागियों को बधाई देने आएंगे। तभी दूर से आभा की खेती करने वाले कुछ लोग छात्रों की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी जेके का ध्यान खींचता है और वह लैंगिस से पूछता है कि यह उदास आदमी कौन है। लैंगिस को यकीन नहीं होता कि जेके ने परिवार के मुखिया के बारे में इतनी बुरी बातें कहीं। जेके बिना किसी हिचकिचाहट के परिवार के मुखिया को बदसूरत आदमी कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, लैंगिस अपना मुंह हाथ से ढक लेता है। लैंगिस जेके से चुप रहने और कुछ न कहने की विनती करता है, और हालांकि यह मुश्किल है, जेके चुप रहने का फैसला करता है। जेके उन आदमियों को घूरता है जिन्हें एल ड्रैगन की सेना माना जाता है। वह प्रभावित होता है क्योंकि वहां कुछ अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि वे ज्यादातर 6 सितारा हैं। हालांकि परिवार का मुखिया बालझा एल ड्रैगन एक 8 सितारा योद्धा है, जो उसे एक बड़ा नाम बनाता है। उसके जमाने में दुनिया में बस कुछ ही 8 सितारे थे और जेके सोच रहा है कि कितने बचे होंगे। फिर जेके लैंगिस को अपनी भावनाएं बताता है। वह उसे बताता है कि उसे बालझा पसंद नहीं है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि वह आदमी उसका पिता है या नहीं। तभी बालझा एक जबरदस्त आभा के साथ छात्रों को संबोधित करने के लिए आगे आता है। वह छात्रों से बस कुछ ही शब्द कहता है, और यह वही है जो उन्हें एल ड्रैगन का शरीर बनने के लिए कह रहा है। हालांकि ये शब्द उसकी आभा के साथ एक भारी बोझ लिए हुए हैं, क्योंकि जेके को छोड़कर बाकी सभी छात्र कांपने लगते हैं। लैंगिस भी शिकायत करता है कि उसे सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन जेके को बालझा की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होता। बालझा के प्रति उसके मन में बस नफरत ही नफरत है। हालांकि उसे पता नहीं क्यों। छात्र को संबोधित करने के बाद बालझा जाने के लिए मुड़ता है। फिर एक और बुजुर्ग बागडोर संभालता है और छात्रों को बताता है कि घर का मुखिया उनसे बड़ी बड़ी चीजों की उम्मीद कर रहा है। यह व्यक्ति भी जेके का ध्यान खींचता है और वह सोचने लगता है कि यह सुनहरे बालों वाला बुजुर्ग कौन है। जेके को पता चलता है कि बालझा के जाने से छात्रों का तनाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बालझा की मौजूदगी के बाद
वे सभी शांत रहते हैं। फिर परीक्षक आगे आकर बताता है कि वे छात्रावास के असाइनमेंट की घोषणा करने वाले हैं। जेके ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वे सभी एक ही जगह जाएंगे। लैंगिस उसे समझाने का फैसला करता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। वह उसे बताता है, मुझे लगता है कि अकादमी में 4 छात्रावास हैं। छात्रों को 4 छात्रावासों में से एक में ठहराया जाता है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण है। जेके अपना नाम सुनता है और जाने के लिए खड़ा हो जाता है। वह अपने नए दोस्त से कहता है कि अपना ध्यान रखना, और जाने से पहले दोनों एक दूसरे से नमस्ते कहते हैं। जेके को अकादमी के पूर्व छात्रावास में ठहराया गया है और वह यह देखकर हैरान है कि 1000 सालों में चीजें कितनी बदल गई हैं। वह अपने कमरे तक पहुंचने के लिए अपने हाथ में लिए नोट में लिखे निर्देशों का पालन करता है। उसे चिंता है कि उसका रूममेट नाराज हो जाएगा क्योंकि वह देर से आ रहा है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह रास्ता भटक गया था। आखिरकार वह दरवाजे तक पहुंचता है और पूरे उत्साह के साथ वह अपने आगमन की घोषणा करने और अपने नए रूममेट का अभिवादन करने के लिए दरवाजा खोलता है। हालांकि जब वह देखता है कि उसका रूममेट कौन है, तो उसका उत्साह और उमंग गायब हो जाता है।